तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस नए सेशन में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, संगीत शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रश्न चल रहा है ताबड़तोड़। दोस्तों, मज़ा आ रहा होगा आपको प्रश्न करने में, और यहाँ पे और मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोग के लिए जो प्रश्न आज का जो हम लाए हैं वो बिना ऑप्शन वाला प्रश्न है। ठीक है, तो मज़ा आने वाला। चलिए फटाफट जो है सेट प्रैक्टिस मेरे साथ करने के लिए तैयार हो जाइए। और दोस्तों, आप चैनल पे नए या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट पहले सब्सक्राइब कीजिए। नो बेईमानी, फटाफट ईमानदारी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दोस्तों मेरे ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन होगा वीडियो सेशन का, तो वो आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले दोस्तों। तो चलिए फटाफट, पहला प्रश्न हमारा है वो क्या है कि सितार वाद्य बजाने में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यह प्रश्न जो है आपके बीपीएससी और एसटेट की बात कर लें, दोनों ही एग्जामों के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताना है सितार वाद्य के लिए, सितार वाद्य बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो सही जवाब इसका रहने वाला है वो क्या रहने वाला है दोस्तों, सितार बजाने के लिए मिज़राव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिज़राव। बात कर ले सितार की, तो सितार में जो होते हैं दोस्तों, मिज़राव का तो प्रयोग होता है। आपको यहाँ पे मैं लिख दूँ, ठीक है, मिज़राव, मिज़राव का प्रयोग होता है। और सितार में अगर बात कर ले तारों की संख्या, तो इसमें कितने होते हैं, इसमें 7 तार होते हैं। ठीक है, और ये आपके जो सितार वादक, जो प्रमुख सितार वादक जो हैं अभी, वो आपके बस हाल ही कुछ दिनों पहले उनका शायद देहांत हो गया है। तो उनका नाम क्या था, पंडित रविशंकर, रविशंकर। ठीक है, तो ये पंडित रविशंकर जी जो थे, ये सितार वादक थे, बहुत अच्छे। और भी है जैसे कि आपके निखिल बनर्जी वगैरह, ये सब महत्वपूर्ण सितार वादक है। और सितार की बात हो रही है, तो सितार में 2 प्रकार के गत जो है सितार पे बजाए जाते हैं। 2 प्रकार के क्या होते हैं, गत। एक आपका रज़ा खानी गत, और दूसरा होता है मसीत खानी गत। ठीक है, जिसमें कि आपकी बात करें तो मसीत खानी को आपका विलंबित में, ठीक है, विलंबित लय में बजाया जाता है। और रज़ा खानी को जो है आपके वो द्रुत लय में बजाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके सितार किससे बजाया जाता है, मिज़राव से। प्रश्न क्लियर। चलिए अब आगे देख लेते हैं दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग का। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है एक औडव जाति का राग बताए। तो दोस्तों, इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक औडव जाति का राग बताए, तो औडव का कौन सा हो जाएगा। तो औडव का जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, मालकौंस, मालकौंस, ये आपका क्या हो जाएगा, औडव जाति का राग हो जाएगा। फिर आपका बोले तो दुर्गा भी क्या है, दुर्गा भी आपके औडव जाति का राग है। तो ये सब जो है मालकौंस, दुर्गा, ये सब जाति क्या है, ये सब का औडव राग है, औडव जाति का राग है। हाँ, एक चीज़ और, अगर बात करें रागों की जाति के, तो मुख्य दोस्तों, मुख्य जो है आपके, मुख्य 3 जातियाँ हैं। और अगर कुल जातियों की बात करें, तो कुल जो जातियाँ हैं वो आपके 9 जातियाँ हैं। 3 अगर मुख्य है तो वो कौन कौन से हैं, औडव, औडव, आपका साडव, और तीसरा जाति जो है संपूर्ण। ठीक है, और 9 कैसे होता है ये तो हम बता ही चुके हैं, ये बस ये रिवीजन वाली बात थी, इसलिए यहाँ पे हम चर्चा कर लिए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ताल के कितने प्राण होते हैं। तो ताल के अगर प्राण की हम बात कर लें, तो ताल के जो प्राण बताए जाते हैं दोस्तों, वो ताल के कितने प्राण, ताल के 10 प्राण बताए जाते हैं। ठीक है, ताल के कितने प्राण, ताल के प्राण जो होते हैं वो 10 प्राण बताए जाते हैं। यहाँ आपको बताया कि ताल ही जो है क्या है, कि संगीत का प्राण का तत्व है। और ये जो बताया गया है ताल के 10 प्राण, ये किसमें, संगीत, संगीत मकरंद, संगीत मकरंद में। ठीक है, अगर बात कर ले जाए कि संगीत मकरंद जो है आपके, वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो वो किनके द्वारा, संगीत मकरंद के लेखक नारद हैं। क्या, कौन है, नारद। ठीक है, नारद मुनि जो है संगीत मकरंद के लेखक माने जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा, वो क्या है, ताल के 10 प्राण वैसे आप लोग को क्लियर करवा दें। तो ताल के 10 प्राण में अगर बात करें, तो होता है इसमें काल होता है, मार्ग होता है, लिख ही देता हूँ मैं, काल, मार्ग, आपका फिर हो जाता है क्रिया, काल, मार्ग, क्रिया। उसके बाद फिर हो जाता है आपका अंग, उसके बाद फिर हो जाता है आपका ग्रह, उसके बाद फिर और क्या होता है, ग्रह के बाद क्या होता है, जाति। हाँ, जाति, जाति आपका फिर हो जाता है कला,
और क्या होता है, फटाफट याद कीजिए। हाँ, लय, लय होता है। फिर आपकी यति होते हैं, यति। और क्या होता है, प्रस्तार, प्रस्तार। ये हैं क्या है, ताल के 10 प्राण हैं, ठीक है। काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, फिर आपके लय, यति और प्रस्तार, ये ताल के कितने प्राण, ये ताल के 10 प्राण यही हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलें। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकौंस के मध्यम को, यानी राग मालकौंस, जो कि आपके बात करें तो मालकौंस जो है वो किस थाट का है, भैरवी थाट का राग है। मालकौंस जो है भैरवी थाट का राग है। तो उसमें क्या कर रहा है, मालकौंस में मध्यम को षडज मानकर, अगर हम म को क्या करते हैं, षडज मान लेते हैं, तो वो किस राग के स्वर की प्राप्ति होगी। तो म को जब स माने तो कौन सा राग का स्वर प्राप्त होगा, तो यही प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, राग अडाना हो जाएगा, ठीक है। अडाना, अडाना की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। अडाना ये जो है आपका इसमें हो जाएगा। अब इसमें होता है क्या कि अडाना राग के स्वरों की प्राप्ति हो जाएगी, और अडाना का थाट जो है, अडाना ये थाट की अगर बात करें तो मालकंस यहाँ पे लिखा गया है, इसको कौंस कर लीजिएगा, ठीक है, मालकौंस। तो ये आपका अडाना जो है आपके किस थाट से है, अडाना आसावरी थाट से है, आसावरी, ठीक है। आसावरी, जौन, देसी, दरबारी, कौशिक, कौशिक कान्हड़ा, और उसके बाद फिर अडाना, ये सब कहाँ के हैं, ये सब आपके आसावरी के हैं, आसावरी थाट के हैं। आसावरी, जौन, देसी, दरबारी, कौशिक, कान्हड़ा, अड़ावे, ये इस तरह से जो है कुछ राग जो है याद किए थे, तो यही आपको बता रहा हूँ। तो ये आपके आसावरी थाट का है, ठीक है। चलिए आगे है, जो क्या कह रहा है प्रश्न अगला, झाला और तोड़ा किस वाद्यंत्र पर बजाया जाता है। देखिए झाले और तोड़े की अगर बात कर ले तो झाला और तोड़ा जो है किस पे बजाया जाता है, ये आपके सितार वाद्य पे बजाया जाता है। किस पे, सितार वाद्य पे। बता ही चुके हैं, इसमें 7 तार होते हैं सितार में। पहला तार क्या होता है, पहला को मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है, दूसरा जो है आपका जोड़ी का तार जो है मंद्र सप्तक के साथ से मिलाया जाता है। तो इस तरह से है, दूसरा और तीसरा को जोड़ी का तार बोलते हैं, ठीक है, सितार में। चौथा तार जो है आपका पंचम से मिलाया जाता है। पांचवा तार जो होता है लर्ज का तार, वो अति मंद्र पंचम से मिलाया जाता है। और आपका छठवां तार जो होता है जिसको बोलते हैं क्या, चिकारी का तार, तो वो कहाँ से मिलता है दोस्तों, वो मिलता है आपके षडज से, ठीक है। चलिए तो किस पे बजाया जाता है, ये आपके सितार पे बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में अचल स्वरों की कुल संख्या कितनी है। देखिए स्वरों की हम बात करें तो कुल संख्या कितने हैं, 12, जिसमें कि 12 से आपके 7 कितने हैं, ये आपके आंसर नहीं है, ठीक है, आंसर नहीं है। कुल स्वर यहाँ पे मैं लिखता ही हूँ, ठीक है। कुल कितने होते हैं, कुल होते हैं 12। शुद्ध की बात करें तो शुद्ध स्वर कितने हो जाते हैं, 7। इसमें अगर बात हो रही है, इसमें 7 में, इसी 7 में होता है क्या, 2 इसमें से आपका अचल स्वर होता है, जिसमें कि इसको क्या होता है, सा और प, ये क्या होते हैं, सा और प जो है अचल स्वर होते हैं। तो कितने संख्या हो गए, 2 हो गए, 2 स्वर अचल। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, संगीत सम्राट की उपाधि किसने प्राप्त की। तो संगीत सम्राट की अगर उपाधि के बारे में बात करें तो संगीत सम्राट की उपाधि जो है आपके धूमकेट तक, जो बोल से जाने जाते हैं, इनके बोल है धूमकेट तक, धूमकेट तक, ये जो बोल हैं इन बोल से नाम वो जाने जाते हैं, कौन, नाम है उनका अनोखे लाल मिश्र, अनोखे लाल मिश्र, ये आपके संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है कि संगीत नामक पत्रिका किस स्थान से प्रकाशित होती है। तो संगीत नामक जो पत्रिका है, पत्रिका के बारे में कहा जा रहा है, तो ये जो आपके हाथरस जो है, कहाँ, हाथरस, तो ये संगीत नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, हाथरस से प्रकाशित होती है। आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है आपका संपादक लक्ष्मी नारायण गर्ग हैं। इसके संपादक जो है, जो संगीत नामक पत्रिका, इसके संपादक कौन है, लक्ष्मी नारायण गर्ग, ठीक है, गर्ग, ये इसके संपादक हैं। और ये पत्रिका जो है वो कब से निकलती आ रही है, तो पता है इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी से ये प्रकाशित किया जा रहा है।
1955 ईस्वी से, ठीक है। और यह क्या है, संगीत नामक जो पत्रिका है ये मासिक पत्रिका है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये मासिक पत्रिका है, यानी कि महीने में एक बार। लक्ष्मी नारायण गर्ग ने 1955 ईस्वी से इसे प्रकाशित किया था। चलिए अब 9वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन किसने किया? तो भैया मैं कहूँगा किसने किया, तो हिंदुस्तानी पद्धति में ये संगीत रत्नाकर ने किया। रत्नाकर ने किया। दोस्तों संगीत रत्नाकर जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है, बस इससे व्यक्ति जो है आपको ये ग्रंथ है, ये इस ग्रंथ के जो रचनाकार माने जाते हैं वो कौन है? सारंगदेव, ठीक है। तो सारंगदेव ने किया। बीच बीच में थोड़ा सा फनी मोड में जाना चाहिए यार, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा मज़ा ही कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो मज़ा तो आ रहा होगा ना बीच बीच में। तो हो गए 10 थाट का पद्धति का प्रचलन किसने किया? तो सही जवाब इसका क्या हो गया? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने, ठीक है। इसमें आपके क्या किए, इसी में बताया गया है आपके ताल के 10 प्राण ये भी बताए हैं इसमें आपके संगीत रत्नाकर में भी 10 थाट बताए हैं। और थाट जो है आपका 10 कौन कौन सा होता है? भैरव, भैरव, भैरवी, आसावरी, आसावरी, यमन, बिलावल, मारवा, काफी, तोड़ी, और आपका कहाँ मैं लिखूं? हाँ यहाँ लिखता हूँ, पूर्वी और खमाज। ये आपके हो गए 10 थाट, ठीक है। तो नाम सुन लिए ना आप। तो इसका जो प्रचलन था किसमें? संगीत रत्नाकर में। आप लोग फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर आप प्रश्न जो है लेट करवाते हैं। क्या करो दोस्तों, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में व्याख्या करना बड़ा आनंद आता है भाई। चलिए अगला प्रश्न है, जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थापित होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए शुद्ध जो होता है स्थान, उससे जो अगर नीचे की ओर जो स्थापित होते हैं जो स्वर, तो उसको क्या कहा जाता है? जो नीचे लगेगा वो क्या हो जाते हैं? ये जो नीचे लगेगा वो कोमल, और जो शुद्ध स्वर से जो वहाँ से ऊपर लगेगा वो तीव्र। क्या हो जाएंगे? वो तीव्र। तो क्या पूछा जा रहा है? जो शुद्ध स्वर से नीचे लगते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? कोमल कहलाएंगे, ठीक है, कोमल। अगला प्रश्न है, कमानी द्वारा किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है? तो कमानी, देखिए कमानी की हम बात करें तो कमानी से जो बजाया जाता है उसमें कि कौन सा? सारंगी आता है। सारंगी को किससे बजाते हैं? कमानी से बजाते हैं, ठीक है। सारंगी को कमानी से बजाते हैं। और कौन सा है? वायलिन, वायलिन। फिर आपकी बात करें रावण हत्था, रावण हत्था। तो ये सब क्या है? ये सब जो है आपके ये कमानी से बजाए जाने वाले वाद्य हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मूर्छनाओं की कुल संख्या कितनी है? तो मूर्छना की बात करें तो मूर्छना जो है हम पढ़े हैं कि प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं बनती है? 7 ग्राम। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ग्राम की संख्या कितनी है? 3 है। तो अब हमें पता चल गया कि मूर्छनाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 21 हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद गायन शैली की कितनी वाणियाँ प्रचलित हैं? तो ध्रुपद की बात हम कर रहे हैं, तो ध्रुपद के सबसे पहले हम आविष्कारक की बात कर लेते हैं। तो ध्रुपद के आविष्कारक ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने किया, ठीक है। मान सिंह तोमर ने किया। और इसकी वाणियों की बात कर ले तो इसकी 4 वाणियाँ हैं। कौन कौन से वाणियाँ हैं? इसकी जो 4 वाणियाँ हैं वो आपके कौन से हैं? खंडार वाणी, खंडार, गोबरहार या गौहार वाणी इसी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हो गया डागुर वाणी, और एक आपका हो गया नौहार वाणी, ठीक है, नौहार वाणी। तो ये 4 वाणियाँ जो हैं ध्रुपद के 4 वाणियाँ हैं। इससे संबंधित अगर लोग पूछे कि इससे संबंधित कौन कौन से लोग हैं, तो पहला बताना है खंडार से सम्मोहन खां, दूसरा बताना है आपके गोबरहार से तानसेन, तीसरा बताना है डागुर से ब्रजचंद, चौथा बताना है नौहार से श्रीचंद।
चलिए अब देख लेते हैं आगे। तो हमारा ऊपर का आंसर हो गया 4। अगला प्रश्न है सदारंग अदारंग किसके दरबारी गायक थे? तो देखिए सदारंग अदारंग की अगर बात करें तो ये दरबारी गायक थे किसके? मोहम्मद शाह के। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को दोस्तों भारत में रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। इनका जो उपनाम है मोहम्मद शाह का उपनाम रंगीले है। क्या है? रंगीले। और रंगीला बादशाह पूछे तो मोहम्मद शाह केवल, इनका मोहम्मद शाह का उपनाम पूछे तो रंगीले। तो सदारंग अदारंग किसके दरबारी गायक थे? तो किसके? मोहम्मद शाह के। ठीक है, मोहम्मद शाह के। वैसे दोस्तों सब एक साथ नाम जोड़कर पढ़ा जाता है, पढ़ लेते हैं लोग, तो मोहम्मद शाह रंगीले हो जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीले। ठीक है, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है आलाप का प्रकार कौन कौन होता है? तो आलाप का प्रकार, देखिए आलाप के जो प्रकार जो हम लोग देखते हैं वो कितने प्रकार के आलाप माने जाते हैं? तो वो आलाप आपके हो जाते हैं कौन कौन सा? अगर आलाप की बात कर ले तो इसमें होता है आपका रूपकालाप, रागालाप, रागालाप, रूपकालाप, अलिप्ति गान और स्वस्थान का नियम। स्वस्थान का नियम। ठीक है, स्वस्थान का नियम, ये होता है आलाप का प्रकार। ये सब क्या है? ये सब आलाप के प्रकार हैं। ठीक है, तो ये सब आपके आलाप के प्रकार हो गए। आ गई बात समझ में? तो इसमें जो है आपका हम लोग अब देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न। ये जो है अभी जो मैंने बताया आलाप के प्रकार, ये अनिबद्ध गान के अंतर्गत आते हैं। और निबद्ध वाले में अगर बात कर लें, निबद्ध वाले में तो निबद्ध गान के अंतर्गत आते हैं प्रबंध, रूपक और वस्तु। ठीक है, प्रबंध, रूपक और वस्तु, ये क्या है? ये निबद्ध गान के अंतर्गत आते हैं। और जो रागों के जो आलाप के बारे में बताया वो अनिबद्ध। 16 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वर्गीकरण के अनुसार वाद्यों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? तो वर्गीकरण के हिसाब से अगर वाद्यों की बात कर लें तो 4 वर्गों में वाद्यों को बांटा गया है सारंग देव के द्वारा। ठीक है, संगीत रत्नाकर में इसका उल्लेख मिलता है। तो अगर वाद्यों की बात करें तो इसमें एक हो जाता है सुशीर वाद्य, होता है अवनद वाद्य, घन वाद्य और तत्वाद्य। तो ये 4 प्रकार के आपके वाद्यों को बांटे गए हैं। ठीक है, 4 प्रकार। तो सही जवाब 4। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 17 नंबर जो प्रश्न है यहाँ कह रहा है 17 नंबर की पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी की? तो विदेशी वायलिन वादक जो थे उसके साथ जो जुगलबंदी हुई थी तो कौन थे? तो ये आपके थे यहूदी मेन्यूहिम। क्या होंगे? यहूदी मेन्यूहिम। ठीक है, इन्हीं के साथ पंडित रविशंकर की सबसे ज़्यादा जो है जुगलबंदी हुई थी, यहूदी मेन्यूहिम के साथ। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहूदी मेन्यूहिम जो है वो क्या है? वो जो है सबसे अधिक जुगलबंदी बनाई गई थी। और यह बात जो है 20वीं सदी के महानतम वायलिन वादकों में से एक थे। ठीक है, एक महान जो थे वो आपके मेन्यूहिम, वो 20वीं सदी के महान जो माने जाते थे वायलिन वादक। ठीक है, वैसे अगर श्रेष्ठ अगर वायलिन वादक की अगर पूछे वायलिन वादक का तो आपको बताना है बीजी जोग। ठीक है, ये वायलिन वादक। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं 18 नंबर। जब मूल राग से दूसरे राग, समझ में आ रही है ना? जब मूल राग से दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो वह क्या कहलाती है? तो मूल राग से अगर बात कर ले तो मूल राग से जब दूसरे राग में छाया पड़ेगी तो वो आपके कहला जाएंगे, क्या कहला जाएंगे? वो कहला जाएंगे आपके क्या, तिरोभाव या आविर्भाव? चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए जब तक कि तिरोभाव या आविर्भाव। तो ये बताना है, ये हो जाएगा आपका तिरोभाव। ठीक है, जब मूल राग से दूसरे राग में तो हो जाएगा आपका तिरोभाव। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न है उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृत स्वरों की कुल संख्या कितनी है? देखिए प्रचलित जो हम विकृत स्वर जो देखते हैं तो देखिए शुद्ध स्वर हम बताए जैसे कि 7 होते हैं, 7 में आपका 2 जो है आपका क्या होता है, इसमें कुल स्वर 12 होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर आपके 12 होते हैं।
अगर विकृत स्वर इसमें अगर माने तो विकृत स्वर जो कि 5 माने जाते हैं। इसमें 2 जो होते हैं अचल होते हैं, ये चलते फिरते नहीं हैं, और 5 जो है आपके विकृत माने जाते हैं। जैसे कि इसमें आप देखिए, सा जो है खुद अपने स्थान पे रहते हैं, ये ना ऊपर होता है ना नीचे होता है। रे एक कोमल होता है, रे एक शुद्ध होता है। ग एक कोमल होता है, ग एक शुद्ध होता है। ध एक कोमल, ध एक शुद्ध। ठीक है। फिर ये यहाँ पे ग, उसके बाद फिर यहाँ पे आपके म छूट गया ना। म क्या होता है, म एक शुद्ध होता है और म एक तीव्र होता है। तो ये हो गया आपका ग म। प की बात कर ले तो प भी वैसे ही होता है। ये मैं सीरियल नंबर नहीं लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। प जो है आपका, प में क्या होता है, प जो है ना आगे होता है ना पीछे होता है, ये शुद्ध रूप में होते हैं अपने ही रूप में। तो इस तरह से मिला जुला कर जो है टोटल कितने विकृत स्वर 5 हो जाते हैं। तो समझ में आई कैसे 5 होते हैं, कौन कौन से विकृत होते हैं। रे ग म ध नी, ये आपके विकृत हो जाते हैं। रे ग म ध नी, जिसमें कि आपके रे ग और उसके बाद फिर म तो आपका ये तीव्र हो जाता है, म आप तीव्र में देखते हैं। उसके अलावे जो स्वर बच रहे हैं उधर सा प को छोड़कर, वो सारे 4 जो होते हैं ग ध नी, रे ग ध नी, वो क्या होते हैं कोमल विकृत, और एक होता है आपका म तीव्र विकृत। तो कुल 5। उम्मीद है आप लोग कमेंट करेंगे कि बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं सर, लेकिन क्या करें, कुछ नए लोग जो जुड़ते हैं उनको सीखने का मौका तो मिलना चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि तबले में कितने घर होते हैं। तो तबले में जो घर की बात हो रही है, तबले में घर की बात होगी तो कितने घर होते हैं, तबले में 16 घर होते हैं। और उन्हीं से क्या होती है, उन्हीं से बद्धी बंधी हुई होती है। तबले में 16 घर होते हैं, उससे बद्धी जो है बंधा हुआ रहता है। तो ठीक है, तबले में 16 घर। चलिए अगला प्रश्न है, तबले का आविष्कारक अमीर खुसरो। ठीक है, याद रखना है अमीर खुसरो। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल कितनी जातियाँ। देखिए दोस्तों, रागों की कुल जातियाँ यहाँ पे आ गई। तो रागों की अगर मुख्य जातियों की बात करें तो मुख्य जातियाँ 3, और कुल जातियों की बात करें तो कुल जातियाँ, ये आपका हो गया कुल, और ये हो गया आपका मुख्य। औड़व साड़व संपूर्ण, ये आपके मुख्य हो गए। और यहाँ पे चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न कि हिंदुस्तानी संगीत के लिए मान्य विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है। तो देखिए, जो भी अभी तक जो आंसर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सेट में, तो वो कहाँ का देता है, आपके जो प्राचीन, जो अभी हम लोग का जो प्राचीन कह रहे हैं, प्राचीन काल से जो प्रयत्न किए थे जो हमारे संगीतज्ञ, वो इस समय आकर संगीत को जो इतनी ऊंची स्थान मिली है, इसकी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते हैं, जो भाषा में स्वर लिपि बनाकर इसे संजोया गया है। तो ये सब जो पढ़ाई के लिए जो मान्य प्राप्त जो विश्वविद्यालय है, वो किस शहर में स्थित है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, इलाहाबाद में है, इलाहाबाद, जो कि इसका भी वर्तमान नाम इलाहाबाद का क्या हो गया है, प्रयागराज, प्रयागराज, और इसी के नाम पे है प्रयाग संगीत समिति। ठीक है, क्या है, प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज। ठीक है, तो मान्य विश्वविद्यालय यही है, प्रयाग संगीत समिति। अगला प्रश्न है, जिस ठाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जिससे जो है राग की उत्पत्ति मानी जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो उसको कहा जाता है आश्रय राग। क्या कहते हैं, आश्रय राग। ठीक है, आश्रय राग, जिस ठाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे आश्रय राग कहते हैं। वैसे एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, आश्रय राग जो ठाट के नाम से जो जन्य होता है उसे आश्रय राग कहते हैं ना, उसे आश्रय राग कहते हैं। लेकिन उससे जिस ठाट से अंतर्गत राग की उत्पत्ति होती है वो क्या होता है, आश्रय राग होता है। तो इसमें अगर बात कर लें आश्रय राग की, तो ये जो है ठाटों के नामकरण हुआ है, और जिस ठाट के अंतर्गत रागों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय राग कहते हैं। इसके अनुसार जो है 10 ठाट माने जाते हैं, यानी कि ये ठाट कितने हैं, 10 माने जाते हैं, और इन्हीं 10 ठाटों से और सब रागों का जो है क्या हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि पूर्वांग के स्वर कहे जाते हैं। देखिए, पूर्वांग और उत्तरांग आप समझ रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ, सा रे ग म प ध और
नी। ये हम जानते हैं कि म जो है हमारा क्या है, अध्वदर्शक स्वर है, अध्वदर्शक स्वर है। उत्तरांग और पूर्वांग कैसे डिसाइड किए जाते हैं, यहाँ से लेके ये आपके हो गए, क्या हो गए, पूर्वांग। और अगर यहाँ से अगर बात कर लें तो ये आपके कहाँ तक आ जाएंगे, ये यहाँ तक आ जाएंगे उत्तरांग, ठीक है, ये यहाँ तक आ गए उत्तरांग। तो इसीलिए यहाँ पे जो है वादी संवादी के लिए यह पूर्वांग उत्तरांग बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या पूछा जा रहा है कि पूर्वांग के स्वर कहे जाते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक, तो यही बताना है। तो पूर्वांग के जो स्वर हैं वो आपके कहाँ हैं, षडज से पंचम तक, क्योंकि पंचम ही है ना, षडज से पंचम तक जो है पूर्वांग के स्वर कहे जाते हैं। समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब आगे देख लेते हैं। विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को क्या कहते हैं। देखिए बहुत सारे जो ताल वाद्य होते हैं, अगर एक साथ मिलकर जो प्रदर्शन किया जाता है, जिसको बजाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है वाद्य वृंद। वाद्य वृंद, विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन क्या कहलाता है, वाद्य वृंद कहलाता है। और वाद्य वृंद की अगर बात कर ले तो भारतीय संगीत में 5 प्रकार के वाद्य जो हैं आपके बताए गए हैं। उसमें क्या होता है कि वितत को भी जोड़ दिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही जो है संगीत रत्नाकर के अनुसार से चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्यायों का वर्णन है। तो अध्यायों की अगर बात करें तो कुल 7 अध्यायों का वर्णन है, जिसको कि सप्ताध्यायी के नाम से भी जानते हैं। और संगीत रत्नाकर में 7 जो है आपके, जिसमें कि अगर हम बात कर ले कौन कौन से अध्याय, 7 अध्याय, तो एक आपका हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा इसमें, सबसे पहला जो है आपको वो मैं बता दूं कि सब इसमें जो है आपके हो जाते हैं स्वर अध्याय, स्वर अध्याय, फिर आपके हो जाते हैं राग अध्याय, और अगर बात कर ले तो प्रकीर्णाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, उसके बाद फिर अगर और बात कर ले तो प्रबंधाध्याय, प्रबंधाध्याय, और बात करें तो तालाध्याय, एक आपका तालाध्याय है ताल वाले, फिर अगर बात कर ले तो वाद्याध्याय, ठीक है, कितने हो गए, 3, 2, 5 वाद्याध्याय, और एक आपका है नृत्य, नृत्याध्याय। ये कुल 7 अध्याय संगीत रत्नाकर में माने गए हैं। अध्याय आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है, मैं शॉर्टकट में आपको बता दिया हूँ। आगे देख लेते हैं, फरोदस्त ताल में कितनी मात्राएं होती है। फरोदस्त की बात कर ले या फिर आपके बात कर ले आड़ाचार ताल की, तो आड़ाचार ताल में क्या होता है, आड़ाचार ताल में भी 14 मात्रा होती हैं और फरोदस्त ताल में भी 14 मात्रा होते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है, कौन सा, फरोदस्त जो है आपका, फरोदस्त जो है कितना का, 14 मात्रा का ताल है। इसमें अगर बात करें तो आपका झुमरा ताल भी आ जाएगा, झुमरा भी 14 मात्रा का ताल है। आपका धमार भी आ जाएगा, धमार ताल भी 14 मात्रा का ताल है। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। 28 नंबर प्रश्न है कि तबला पखावज वाद्यों के किस वर्ग में आता है। तबला जो है तबला और पखावज वाद्यों के किस वर्ग में आता है। तो तबला और पखावज की बात करें तो ये दोनों के ऊपर क्या है, खाल मढ़े हुए होते हैं, खाल यानी चमड़े मढ़े हुए होते हैं। तो ये किस श्रेणी में जाएंगे, ये आपके अवनद वाद्य के अंतर्गत आते हैं, अवनद श्रेणी में कहलाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग जो है ये सब क्लियर कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर का प्रश्न है, मंदिरों में बजाया जाने वाला ढोल को क्या कहते हैं। तो मंदिरों में जो ढोल बजाते हैं उसको क्या कहा जाता है, इंडिका, इंडिका, ठीक है। इंडिका ढोल जो है आपके कहाँ बजते हैं, मंदिरों में बजते हैं, इंडिका। चलिए आगे देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्न जो है, 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ध्रुपद की उत्पत्ति से किसका संबंध माना जाता है। यानी कि उत्पत्ति कहने का मतलब दोस्तों प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है, तो हैरान नहीं होना है। यानी कि ये पूछ रहा है कि ध्रुपद के आविष्कारक कौन है, तो उत्पत्ति से किन का संबंध है, तो ये आपके बताना होगा मान सिंह, राजा मान सिंह, राजा मान सिंह तोमर, ठीक है। ये क्या थे, ये ग्वालियर के राजा थे, ठीक है। राजा मान सिंह तोमर को ध्रुपद का आविष्कारक माना जाता है। तो ठीक है, ये थे आपके दोस्तों 30 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस, जिसमें कि लगभग आपके 50 से 60 प्रश्न जो हैं बिल्कुल क्लियर हो ही गए होंगे। भले ही आप नंबर ऑफ क्वेश्चन आप 30 देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके 50 से 60 प्रश्न जो है हम क्लियर करवा ही दिए हैं।
तो चलिए दोस्तों, एक उम्मीद रहती है आपसे कि आप मुझे बताते हैं, तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको यह सेशन कैसा लगा है। और चैनल पे नए या पुराने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले दोस्तों फटाफट अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ अगले सेशन में। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।